इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। कुल हम लोग 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी इंडियन पेनल कोड के बारे में 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 50 एमसीक्यू के बारे में क्वेश्चन विद आंसर सहित देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता है। ऑप्शन है साधारण दंड विधि, विशेष दंड विधि, साधारण एवं विशेष दोनों कार्य विधि। तो इसका राइट आंसर होगा साधारण दंड विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। सही कथन को इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, दूसरा का राइट आंसर होगा ब, अपराध एवं अवैधानिक कृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध एक लोक दोष है, प्राइवेट दोष है, लोक एवं प्राइवेट दोनों दोष है, न तो लोक दोष है और न ही प्राइवेट दोष है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, लोक दोष है। अपराध एक लोक दोष है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है 100 नंबर, आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक विधि के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर, इंग्लैंड की वुल्डेन समिति ने। इंग्लैंड की वुल्डेन समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा 100, ऑस्टिन का। आशय कार्य का लक्ष्य है, इसको ऑस्टिन ने, यह ऑस्टिन का कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, उद्देश्य। अपराध के लिए उद्देश्य आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामान्य अपराध का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है चेष्टा, आपराधिक कृत्य, हेतु और इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, आपराधिक कृत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, आशय एवं कार्य, आशय एवं क्षति, क्षति एवं दोष सिद्धि, तैयारी एवं दंड। तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर, आशय एवं कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मनः स्थिति भी को विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्ट नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिटेरिया जैसे उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जेडी मेने, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, एच गौर, पीनल लॉ ऑफ इंडिया, रतन लाल धीरज लाल, लॉ ऑफ क्राइम्स, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपराधिक मनः स्थिति में शामिल नहीं है, हेतु, आशय, ज्ञान और उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर, हेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ मामलों में अपराध तभी घटित होता है जबकि कार्य आपराधिक आशय से न किया गया हो, ऐसे मामले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कठोर दायित्व के, नंबर कठोर दायित्व के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अपराधों में कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? उपहति, हमला, द्विविवाह, चोरी। तो इसका राइट आंसर होगा द्विविवाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वादों में कौन सा वाद मनः स्थिति मेंस रिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेड बनाम वुड, ब नंबर ब्रेड बनाम वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधि स्टैट्यूट में दुरासन अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया है। यह मन किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर सिराज बनाम डी रूट जैन, सिराज बनाम डी रूट जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बनाम प्रिंस 1889 ए 23 क्यूबीडी 168 के प्रकरण में किस न्यायालय ने कहा है कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है, अभिनियोजन पक्ष को दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है, उनमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, दुराशय मान लिया जाता है। इसको किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। इसका राइट आंसर होगा ब न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। इसका राइट आंसर द होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर उपयुक्त सभी में, मतलब श्रीनिवास मलबरो, लिया बनाम एम्परर में, आर बनाम टॉल्सन में, नथुलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, मतलब इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर रेग बनाम गोविंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर मानहानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश आपराधिक विधि में प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर आर बनाम हिगिंस के वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1 मिनट। भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर 6 अक्टूबर 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर 1 जनवरी 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क जो भारत का नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, अपराध के लिए वह विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है केवल उगांडा में, केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा द दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे
ई ससुरा अपना मोने लगा भागने। चलिए तो आगे देखते हैं। को जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, तो ये तो हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में जाकर और एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर जो उस देश में अपराध नहीं है करता है का तिथि का विचारण किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर। भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है, भारत का नागरिक इटली के नागरिक की हत्या करता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी शायद होगा, उपयुक्त सभी। भारत का नागरिक इटली के नागरिक की हत्या करता है, इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय, इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, दंडनीय है। तो ये उपरोक्त सभी होगा। हो सकता है कि इसका जो है आंसर डिसमिस आ गया। भारत का नागरिक इटली के नागरिक की हत्या करता है। इसका यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है ये आंसर में, ठीक है। हो सकता है कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? हाँ, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब नहीं। इसका राइट आंसर होगा केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए एक विदेशी है, उसने एक दूसरे विदेशी बी को एक विदेशी जलयान में जो खुले समुद्र में था छुरा घोंप दिया। ए और बी को उपचार के लिए मुंबई लाया गया जहां बी की मृत्यु हो गई। एक भी मुंबई में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ए के विचारण में भारतीय दंड संहिता के लागू होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्थापना सही है? तो इसका राइट आंसर होगा मृतक और अभियुक्त दोनों विदेश के हैं और अपराध भी खुले समुद्र में घटा है, अतएव ए को भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी और इसलिए ए का भारत में अभियोजन नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है अगला। अरे ससुराई कहाँ कहाँ भाग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका का नागरिक अ भारतीय वायुयान में यात्रा करते हुए सहयात्री ब को चोट पहुंचाता है। वायुयान उस समय इंग्लैंड की सीमा में उड़ रहा था। अ के विरुद्ध कहाँ कार्रवाई होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ये ससुरा दाब रहा है कहीं और है, चला जा रहा है कहीं और। तो इसका अ के विरुद्ध कहीं कार्रवाई नहीं होगी। अ के विरुद्ध केवल इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता है। अ के विरुद्ध केवल अमेरिका में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। अ के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अ के विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। बालक डूब गया। एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। हत्या का दोषी है, आत्महत्या के दुष्प्रेरणा का दोषी है, आपराधिक मानववध का दोषी है जो हत्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अ ने कोई अपराध नहीं किया। ने कोई अपराध नहीं किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इस आंसर में भी हमको डाउट है थोड़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अपराध, दूसरा क्वेश्चन ऊपर गया का। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता होती है? किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अपराध, किसी विदेश द्वारा भारत में किया गया अपराध, विदेशी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय पद पर किया गया अपराध। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलत उत्तर बताइए। आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं, कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, अच्छा और बुरा में अंतर समझने की क्षमता, उस तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है, इस बात के ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का स नंबर, कोक सीजे द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलत उत्तर बताइए। कॉमन लॉ में दुराशय के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद हैं। व्यक्तिक उपताप, आपराधिक अपमानलेख, पब्लिक उपताप, न्यायालय की अवमानना। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिक उपताप। नेक्स्ट गलत उत्तर बताइए। कॉमन लॉ में निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है? प्राइवेट न्यूसेंस, अपमानलेख, न्यायालय की अवमानना, लोक न्यूसेंस। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइवेट न्यूसेंस, क नंबर। आगे देखते हैं। गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता बनाता है या प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अंग्रेजी विधि के प्रसिद्ध सूच एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरेसियस पर आधारित है? ससुरा इतना बकवास लिख देता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 7। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द द्योतक है कोई नर मानव 16 वर्ष का, 18 वर्ष का, 21 वर्ष का, किसी भी आयु का। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, किसी भी आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में पुरुष व स्त्री शब्द द्योतक है किसी भी आयु के मानव नर और मानव स्त्री। इसका यही पुरुष व स्त्री शब्द का द्योतक है। इसका राइट आंसर ओ होगा, किसी भी आयु के मानव नर और मानव स्त्री का। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली। ये तो होगा नहीं, 18 वर्ष होगा नहीं, 21 वर्ष होगा नहीं, राइट। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, ये राइट आंसर 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक है। तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर, ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा में लोक सेवक परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 45 का 100 नंबर, धारा 21 में। निम्नांकित में से एक लोक सेवक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सहकारी समिति का सदस्य। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत निम्न में से कौन से लोक सेवक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सरपंच। निम्नलिखित में से कौन संहिता की धारा 21 के अंतर्गत अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर, विधायक। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा धारा 22 में। चलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा
के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? मिट्टी, चेक, वृक्ष, तालाब। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्ष। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे आईपीसी से संबंधित।